नमस्कार दोस्तों। आज से 2 दिन पूर्व ही हमने अपना राजभाषा दिवस मनाया है, हिंदी दिवस मनाया है। 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। लेकिन ये हिंदी किस तरह से संविधान में अपनी जगह बना पाई और राजभाषा तक ही क्यों इसका दायरा है वो सीमित रह गया, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई, इन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले ये जान लेना चाहिए कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक ऐसी भाषा होती है जो सरकारी कामकाज की भाषा जिसको कहा जाता है, यानी सरकार के सभी नियम कायदे कानून जिस भाषा में बनते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। और वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय भाषा का मतलब है एक देश जिस जिस भाषा को अधिकाधिक लोग बोलते हो और जो भाषा देश में सबसे ज़्यादा समझी जाती हो या जिसे एक संपर्क सूत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उस भाषा को हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। कई कंट्रीज़ में ये है कि राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा एक ही होती है, लेकिन भारत के मामले में चूँकि भारत में बहुत ही भाषाई और सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है और हर राज्य की अपनी अलग भाषा और अलग संस्कृति होने के कारण किसी एक भाषा को संविधान निर्माण के समय राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सका। यहाँ पर यूरोपियन मॉडल जो है जिसमें एक नेशनल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया जाता है, भारत ने उससे थोड़ा अलग अपने संविधान को फ्रेम किया है। यहाँ पर किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन प्रयास ये थे कि धीरे धीरे हिंदी का इस तरीके से विकास किया जाए कि ये एक राष्ट्रीय भाषा के स्तर पर पहुंच पाए। लेकिन आज़ादी के या संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी हम देखते हैं कि आज भी हिंदी को ऑफिशियल तौर पर आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय भाषा का जो स्टेटस है वो नहीं मिल पाया है। क्या उसके कारण रहे हैं और क्या संभावनाएं नज़र आती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। संविधान में सबसे पहले हम बात करेंगे कि संविधान में हिंदी को कैसे स्थान मिल पाया। भारत आज़ाद होने के बाद बहुत सारे राज्य थे जिनकी बहुभाषाएं थी, बहुत सारी बोलियां थी। तो उन सब में हिंदी में ऐसी क्या ख़ास बात थी जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला? क्यों संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया? तो इसके लिए हम संविधान सभा में जो बहस हुई है या संविधान सभा में इस मुद्दे पर जो डिबेट हुई है, थोड़ी सी उन चीज़ों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और दूसरे ही दिन 10 दिसंबर को झांसी के एक सदस्य आर.वी. धुलेकर संविधान सभा में बोलने लगे और वो अपना वक्तव्य हिंदी में दे रहे थे। तो सभापति महोदय ने उन्हें अपनी भाषा बदलने को यानी इंग्लिश में बोलने को कहा। उनका कहना था कि संविधान सभा के बहुत सारे सदस्य हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं। ये बात सुनकर धुलेकर बहुत ही उग्र हो गए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ऐसे लोग जो हिंदुस्तान का संविधान बनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और हिंदी नहीं जानते, उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, उन्हें संविधान सभा छोड़ देनी चाहिए। तो इस तरीके से या इस सेंटिमेंट के साथ में भाषा का प्रश्न जो है वो संविधान सभा के सामने आया और सबसे जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि सबसे योग्य उम्मीदवारों की श्रेणी में या जो भाषा के रूप में जो सबसे दौड़ में आगे थी, वो उम्मीदवार थी हिंदुस्तानी और हिंदी। हिंदुस्तानी जो हिंदी और उर्दू का एक मिश्रित रूप थी और आम बोलचाल में काफ़ी इस्तेमाल की जाती थी। तो गांधी जी और
बल्कि नेहरू भी ये चाहते थे कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। और इनकी सोच थी कि ये हिंदुस्तानी ना तो ज़्यादा संस्कृत निष्ठ हो और ना ही ज़्यादा पर्शियन जो लुक है इसका, ना ही ज़्यादा ये पर्शियन टाइप की उर्दू हो, बल्कि ये इनका एक ऐसा मिश्रण होना चाहिए जिसको आम बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है, आसानी से आम जन जिसको समझता है। तो इस तरह का गांधी जी का विचार था, लेकिन इसका कड़ा विरोध संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किया गया, क्योंकि वो हिंदुस्तानी को उर्दू के या मुस्लिम तुष्टीकरण के रूप में देख रहे थे। और भारत का विभाजन हुआ ही था और उधर पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पर जो हिंदी भाषी या हिंदी के जो समर्थक थे, उनका आवेश है वो चरम पर पहुंच चुका था कि हम हिंदुस्तानी को, जिसमें उर्दू भी शामिल है या उर्दू के शब्द भी जिसमें शामिल है, उसको अपनी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देंगे। मुस्लिमों के लिए या फिर उन लोगों के लिए पाकिस्तान बना दिया गया है और उससे ज़्यादा कोई तुष्टीकरण करने की या ज़्यादा उनको वेटेज देने की अब यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने हिंदुस्तानी को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया और बाकायदा हिंदुस्तानी और हिंदी में से किसको चुना जाए इसको लेकर कांग्रेस कमेटी की बैठक में वोटिंग भी हुई और हिंदुस्तानी है वो हिंदी से हार गई। लेकिन इसके बाद भी हिंदी की राह है वो इतनी आसान नहीं थी। गैर हिंदी भाषी राज्य, मुख्यतः दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं, उनका कड़ा विरोध हिंदी को झेलना पड़ा, क्योंकि जब भी संविधान सभा में कोई भी सदस्य हिंदी में बोलना प्रारंभ करता तो दक्षिण भारतीय सदस्य है वो इसके हिंदी अनुवाद की मांग करते थे। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा है, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में इस विषय पर कहा है कि टी कृष्णामाचारी जो मद्रास के प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा मुझे अंग्रेजी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे शेक्सपियर और मिल्टन को सीखना पड़ा जिनमें मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। लेकिन अब यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए और हमें इसे सीखने के लिए मजबूर किया जाए तो इस उम्र में ये करना भी मेरे लिए एक मुश्किल काम होगा। और साथ ही यदि हिंदी भाषी लोग या उत्तर भारतीय और मध्य भारतीय जो सदस्य हैं, ये इस तरह की असहिष्णुता जो हम हिंदी नहीं बोल पाते हैं या इंग्लिश को हम यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए यदि ये असहिष्णु रहेंगे तो हमारे अंदर ऐसा डर पैदा होगा कि एक मजबूत केंद्र सरकार का मतलब होगा उन लोगों को भी गुलाम बना लेना जो केंद्र की भाषा नहीं बोल सकते। समझ रहे हैं ना कि जब हिंदुस्तानी जब दौड़ से बाहर हो गई तब हिंदी को अंग्रेज़ी का सामना करना पड़ा, क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्य हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इत्यादि थी और या फिर अंग्रेज़ी में सहज थे, तो वो कामकाज के लिए और राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उनमें ये डर था कि केंद्र ऐसे लोगों को सताएगा, परेशान करेगा जो केंद्र की भाषा नहीं बोल सकते हैं। और यदि उत्तर भारतीय लोग इस तरह की असहिष्णुता हमारी भाषाओं के लिए रखेंगे तो हमारे लिए भी हिंदी सीखना है वो मुश्किल हो जाएगा। साथ ही कृष्णामाचारी ने यहाँ तक कहा कि मैं दक्षिण भारतीयों की ओर से आगाह करना चाहता हूँ कि पहले से ही दक्षिण भारत में ऐसे तत्व हैं जो बंटवारा चाहते हैं, यानी जिस तरह से पाकिस्तान ने सेशन कर लिया है वो अलग हो गया है, उसी प्रकार दक्षिण भारत के कुछ राज्य भी अपनी सांस्कृतिक विभिन्नता के आधार पर भारत से अलग होकर द्रविड़ नाडु या द्रविड़स्तान की कल्पना वो करते हैं। और यदि यही रुख हिंदी साम्राज्यवाद का रहा और यदि हिंदी साम्राज्यवाद को फैलाया गया, हिंदी को हमारे ऊपर थोपा गया,
तो ये जो भावनाएं हैं, अलगाव की भावनाएं हैं, ये बढ़ती ही रहेंगी। और यूपी के या उत्तर भारत के जो सदस्य हैं वो ये तय कर लें कि उन्हें अखंड भारत चाहिए या फिर हिंदी भारत चाहिए। तो इस तरह की तीखी बहस जो है संविधान सभा में हिंदी या किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा के रूप में किस भाषा को अपनाई जाए, इस मुद्दे को लेकर हुई। और उत्तर पूर्वी राज्य हैं वो भी हिंदी को लेकर सहज नहीं थे। तो इस गतिरोध को सुलझाने के लिए एक फार्मूला लाया गया जिसे मुंशी आयंगर फार्मूला कहते हैं। मुंशी के.एम. मुंशी और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और गोपालास्वामी अयंगर ने इस फार्मूले को तैयार किया था। इनके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, लेकिन अंकों के संदर्भ में इंटरनेशनल पैटर्न जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो अंक है, उनको स्वीकार किया गया। यानी हमारी जो राजभाषा है उसके अंदर जो संख्या होगी वो देवनागरी लिपि में ना होकर अंतर्राष्ट्रीय जो पैटर्न चलता है उसी को फॉलो किया जाए। और इसके साथ ही 15 वर्षों के लिए अंग्रेज़ी है वो सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होती रहे। यानी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 1965 तक का समय है वो अंग्रेज़ी के लिए लिया गया कि जो राज्य हिंदी में सहज नहीं है वो संपर्क भाषा के तौर पर या केंद्र से संवाद स्थापित करते वक्त अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और संघ भी अपने कामकाज में हिंदी और उसकी एक सखी के रूप में 15 वर्षों तक अंग्रेज़ी को इस्तेमाल करे। और ये जो 15 साल का ये जो पीरियड है, इसमें हिंदी के प्रचार प्रसार के प्रयास किए जाए। तो इस तरह से इस गतिरोध को सुलझाया गया। और इसके साथ ही भारत की 14 अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनमें हिंदी और अंग्रेज़ी भी शामिल थी, इनको संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी इनको भी एक तरीके से संवैधानिक मान्यता दी गई। और ये प्रयास किया गया कि लोगों में ये भावना आए कि कोई भी भाषा दूसरे से कमतर नहीं है और सभी को संविधान में एक सम्मानजनक स्थान है वो दिया गया है। तो 14 सितंबर वो दिन था जिस दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए हम 1953 से शायद लगातार हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और उसके बाद प्रयास किए जाने थे कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार है वो किया जाए ताकि वो लोग भी हिंदी में सहज हो। और 1965 में हम हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रीय भाषा के स्तर पर ला सकें और अंग्रेज़ी का जो इस्तेमाल है उसको बंद करें। तो ये था संविधान में किस तरीके से हिंदी ने अपनी जगह बनाई। और इसके बाद हम देखेंगे हिंदी विरोधी आंदोलनों की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है और किस तरह से उन्होंने अपनी गति पकड़ ली। 1937 में यानी आज़ादी से पहले भी जब भारत के संविधान निर्माण की कोई शुरुआत नहीं हुई थी, आज़ादी काफ़ी दूर थी, उसी समय जब 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस की राजगोपालाचारी जो सरकार थी उसने विद्यालयों में हिंदी को अनिवार्य करने का आदेश दिया। और उसी आदेश का विरोध जो था उसको हम भारत का पहला हिंदी विरोधी आंदोलन कह सकते हैं। और इस आंदोलन का नेतृत्व ई.वी. रामास्वामी पेरियार ने किया जो जस्टिस पार्टी के हेड थे। और काफ़ी तीव्र इसका विरोध किया गया और इसको एक तरह से तमिल संस्कृति के ऊपर या तमिल भाषा के ऊपर हमले के रूप में लिया गया। इसी समय जस्टिस पार्टी है वो आत्मसम्मान आंदोलन चला रही थी जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। इसी के साथ जोड़ते हुए हिंदी विरोधी जो आंदोलन था उसको भी एक ऐसा स्वरूप मिला कि इसको
आर्यन और द्रविडियन विवाद का रंग मिल गया, या फिर इसे हम कह सकते हैं तमिल वर्सेस संस्कृत, तमिल वर्सेस हिंदी, दक्षिण वर्सेस उत्तर, इस तरह का इसको रूप मिला और इसका काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ। और आखिरकार 1940 में ब्रिटिश गवर्नर एस्किर ने इस आदेश को वापस लिया, हिंदी की अनिवार्यता को समाप्त किया और उसके बाद ये आंदोलन ख़त्म हुआ। ब्रिटिश गवर्नर क्यों? क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध है वो 39 में शुरू हो चुका था और कांग्रेस की जो सरकारें थी प्रेसिडेंसीज़ में, उन्होंने भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के मुद्दे पर वो नहीं लेना चाहते थे द्वितीय विश्व युद्ध में भाग, और इस मुद्दे पर उन्होंने, इनकी सरकारों ने प्रोविंसेस में इस्तीफ़ा दे दिया था और वहाँ पर गवर्नर्स रूल है वो लागू था। तो इसी तरह से मद्रास के गवर्नर थे एस्किन, और उन्होंने इस आदेश को वापस लेकर इस आंदोलन को शांत किया। तो ये थी आज़ादी से पहले किस तरह से हिंदी का विरोध आज़ादी से पहले ही प्रारंभ हो गया था, और संविधान सभा में हमने देखा ही है कि किस तरह से हिंदी का विरोध हुआ, और संविधान लागू होने के पश्चात भी तमिल क्षेत्रीय दल है उनका हिंदी विरोध है वो जारी रहा। मैं तमिल का नाम इसलिए ले रही हूँ कि अन्य जो राज्य हैं उनमें हिंदी का इतना तीव्र विरोध नहीं किया गया है। इसके शायद कुछ कारण रहे हो, जिसमें तमिल संस्कृति और साहित्य का एक अपना बहुत समृद्ध इतिहास रहा है, और वो हिंदी को एक साम्राज्यवादी भाषा के रूप में या तमिल संस्कृति को दबा देने के रूप में उसको देखते थे, और इन्होंने इसको आर्यन द्रविड़न जो विवाद है उसके लेंस से भी इसको देखा है। तो संविधान लागू होने के बाद जस्टिस पार्टी की जो उत्तराधिकारी पार्टी बनी डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उसने हिंदी विरोध को जारी रखा, और इनके हिंदी साम्राज्यवाद के भय को दूर करने के लिए 1963 में नेहरू सरकार ने ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार अंग्रेज़ी का प्रयोग 1965 के बाद भी जारी रखा जा सकता था। लेकिन ये जो अधिनियम था इसकी भाषा, ये अधिनियम मूलतः इंग्लिश में था, तो इंग्लिश में इसकी भाषा जो है वो थोड़ी अस्पष्ट थी। इंग्लिश में बी यूज्ड, तो मे बी यूज्ड से ऐसा अर्थ गैर हिंदी भाषी राज्यों ने लिया कि हो सकता है अंग्रेज़ी इस्तेमाल की जाए, और नहीं भी हो सकता है कि अंग्रेज़ी का इस्तेमाल रोका भी जा सकता है। वो इसकी जगह चाहते थे कि इसमें शैल बी यूज्ड शब्द को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि शैल बी यूज्ड एक अधिक निश्चयात्मक अर्थ की ओर संकेत करता है कि अंग्रेजी यूज़ ही की जाएगी। तो इस अस्पष्टता के कारण गैर हिंदी भाषी राज्य है वो संतुष्ट नहीं हुए, और 26 जनवरी 1965 वो दिन था जिस दिन हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनना था। इसी भय के चलते दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं उनमें 1965 से पहले ही, क्योंकि 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों का जो टाइम पीरियड था उसके लिए अंग्रेज़ी को एक सहायक राजभाषा बनाया गया था। तो ये समय आने से पहले ही नेहरू जी ने अपनी ओर से प्रयास किया कि गैर हिंदी राज्यों का जो भय है उसको समाप्त किया जाए, लेकिन उसकी भाषाई अस्पष्टता के कारण इनका भय ख़त्म नहीं हुआ, और इन्होंने हिंदी विरोधी आंदोलन है वो फिर से गति पकड़ने लगा। 1965 आने से पहले, 26 जनवरी आने से पहले इसके जो हिंसक प्रदर्शन है वो होने लगे। हिंदी के जो प्रतीक चिन्ह विभिन्न रेलवे स्टेशन पर या डाकघर पर या मार्गों के जो नाम होते हैं, सड़कों के जो नाम होते हैं, उनमें जहाँ भी हिंदी शब्दों का, हिंदी प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया था उन पर कालिक पोती गई, हिंदी पुस्तकों की होलियाँ जलाई गई। इस तरह से एक हिंसक आंदोलन है वो प्रारंभ हो गया, और इसमें कई लोगों की जान भी गई। तो इस तरह से इस बढ़ते आंदोलन को देखकर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को आश्वासन देना पड़ा कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य चाहेंगे, अंग्रेज़ी सहायक राजभाषा के रूप में इस्तेमाल होती रहेगी। और ये जो आश्वासन उन्होंने दिया, इसी ने अंग्रेज़ी के जो आज तक जो प्रयोग चला आ रहा है इसके मार्ग को प्रशस्त किया। आज तक अंग्रेज़ी सरकारी कामकाज में इस्तेमाल हो रही है।
और 1967 में जब चुनाव हुए तब डीएमके जो हिंदी विरोध का चेहरा बन चुकी थी तमिलनाडु में, उसको राजनीतिक रूप से फ़ायदा मिला हिंदी विरोध करने का, या तमिल संस्कृति का झंडा जो उसने बुलंद किया था उसका एक राजनीतिक फ़ायदा उसे मिला। और तमिलनाडु में ये पार्टी है ये सत्ता में आ गई और कांग्रेस को बाहर कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी उसको भी हिंदी विरोधी आंदोलन के इर्द गिर्द बुना और उसका फ़ायदा भी उठाया। 1967 में जो अधिनियम था, राजभाषा अधिनियम 1963, उसमें संशोधन किया गया और शास्त्री जी के आश्वासन को अमली जामा पहनाते हुए और अंग्रेज़ी का अनिश्चितकालीन प्रयोग है उसको निश्चित कर दिया गया। तो इस तरह से 1967 का जो अधिनियम था या संशोधन था उसने अंग्रेज़ी का प्रयोग है वो जारी रखने का संकेत दिया, या जारी रखने के जो कानूनी प्रावधान हो सकते थे उनको उन्होंने लागू किया। उसके बाद अन्य प्रयास हुए 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा, जिसमें त्रिभाषा सूत्र दिया गया या त्रिभाषा फॉर्मूला दिया गया। ये फॉर्मूला 3 लैंग्वेजेस या 3 भाषाएं शिक्षा में शामिल करने को लेकर था। इसमें हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनके लिए हिंदी, अंग्रेज़ी और एक आधुनिक भारतीय भाषा को शामिल किया जाना था। वो आधुनिक भारतीय भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, इनमें से कोई भी हो सकती थी, ताकि दक्षिण भारतीय भाषाओं को यदि हिंदी पट्टी के लोग सीखेंगे तो संवाद के रास्ते खुलेंगे या आपसी समझ जो है वो और बेहतर बन पाएगी और हिंदी की राह आसान हो सकती है। क्योंकि हिंदी भाषी लोग यदि दक्षिण भारत की क्षेत्रीय भाषाओं को सीखना शुरू करेंगे तो दक्षिण भारतीय लोगों का जो हेजिटेशन है, जो हिंदी को लेकर उनकी झिझक या डर है, वो समाप्त होगा और वो भी हिंदी को गले लगाएंगे, हिंदी का स्वागत करेंगे। ऐसी कल्पना इस भाषा फॉर्मूले से की गई थी। और दूसरी ओर गैर हिंदी जो राज्य हैं उनके लिए हिंदी, अंग्रेज़ी और एक उनकी क्षेत्रीय भाषा है। इस तरह से त्रिभाषा फॉर्मूले को डिज़ाइन किया गया था कि वो अपने यहाँ पर स्कूल में, कॉलेजेस में हिंदी का इस्तेमाल करें, अंग्रेज़ी और एक क्षेत्रीय भाषा है वो भी चलती रहे। लेकिन इस फॉर्मूले के पीछे जो इतनी हिंदी को राष्ट्रव्यापी बना देने की या हिंदी को एक राष्ट्र की संपर्क भाषा बना देने की जो मंशा थी, वो मंशा एक तरह से सफल नहीं हो पाई, क्योंकि इस फैसले को लागू करने में उत्तर भारतीय राज्यों ने भी और दक्षिण राज्यों ने भी बेईमानी बरती या कहें ईमानदारी को नहीं बरता, और ख़ास तौर से उत्तर भारतीय राज्यों ने बिल्कुल ही गलत तरीके से इस फॉर्मूले को लागू किया। एक आधुनिक भारतीय भाषा के स्थान पर अधिकांश हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में संस्कृत को और कई जगह उर्दू और पंजाबी को थर्ड लैंग्वेज के रूप में, तीसरी भाषा के रूप में प्रचारित किया गया, उसको विद्यालयों में सिखाया गया, जबकि संस्कृत है वो आधुनिक भारतीय भाषा नहीं है। इसमें आधुनिक भारतीय भाषाओं का मतलब था जो आधुनिक भारत में बोलचाल में इस्तेमाल होती है, और जहाँ तक संभव हो उनमें से कोई दक्षिण भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुना जाना था। तो हमारे जो विद्यालय थे, हिंदी पट्टी में के जो विद्यालय थे, उनमें कन्नड़, तेलुगु, मलयालम ये नहीं सिखाई गई और उसके बजाय संस्कृत, पंजाबी और उर्दू पर बल दिया गया। तो इसी तरह से ये जो संवाद का माध्यम बननी थी हिंदी, या हिंदी का जो व्यापक प्रचार प्रसार होना था, कुछ दक्षिण भारतीय अध्यापक हमारे यहाँ पर अपनी भाषाओं को सिखाने के लिए आते और यहाँ की हिंदी को सीखते, और जो तालमेल हिंदी भाषी और दक्षिण भारतीय लोगों में बनने वाला था वो नहीं बन पाया। और इसी तरह से तमिलनाडु ने तो बिल्कुल त्रिभाषा फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया था। 1967 के जो चुनाव हुए उनमें डीएमके सत्ता में आई और अन्नादुराई सीएम बने, और इनके
जो शासनकाल था या इनका जो सरकार का समय था, उसमें भी हिंदी विरोधी आंदोलन है वो चलता रहा। ठीक है, वो दो गुटों में एक तरह से बट गया था। एक तो वो पार्टी सत्ता में आ गई थी जो स्वयं हिंदी का विरोध करती थी, तो उस पार्टी पर पूरी तरह से विश्वास किया जाए कि ये इस मसले को डील कर लेगी, और दूसरी ओर कुछ रेडिकल टाइप के लोग थे जिन्होंने फिर भी हिंदी का विरोध है वो जारी रखा, और त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध उन्होंने बहुत उग्रता से किया, और उन्होंने चाहा कि इस फॉर्मूले को तमिलनाडु में ना लागू किया जाए। और फाइनली काफ़ी हिंसक झड़पों के बाद अन्नादुराई सरकार ने इस बात को मान लिया, और यहाँ तक इनकी मांग थी कि एनसीसी कैडेट्स को जो हिंदी कमांड्स दी जाती है उनको भी बदल दिया जाए, इस कदर वो हिंदी से चिढ़ते थे। तो तमिलनाडु में त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू नहीं किया गया, वहाँ पर अंग्रेज़ी और तमिल ही भाषा का माध्यम बनी रही, और ये प्रयास भी किए गए कि उच्च शिक्षा के स्तर पर भी तमिल माध्यम है उसको ही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यदि हम हिंदी की वर्तमान स्थिति पर गौर करें तो उदारवाद ने बाजारवाद, सिनेमा और टीवी जैसे कुछ ये कारक ऐसे रहे हैं जिन्होंने गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी हिंदी का फैलाव किया है। और हिंदी आधिकारिक तौर पर तो नहीं बन पाई है, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, लेकिन ये जो तत्व हैं बाजारवाद, उदारवाद, इन्होंने अघोषित रूप से हिंदी को भारत की संपर्क भाषा के रूप में स्थापित कर दिया है। गैर हिंदी भाषी राज्यों के भी बहुत लोग अब हिंदी को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हिंदी भाषी राज्य हैं उन्होंने तो खैर अपनी जो दृढ़ता थी उसको कायम रखा है। हमने कोई दक्षिण भारतीय भाषा सीखने का प्रयास नहीं किया है, और यही जो भय था उसने इतने लंबे समय तक दक्षिण भारतीय राज्यों को भी हिंदी सीखने से रोके रखा। और यही जो या एक तरह से हम कह सकते हैं अभिमान का जो भाव था हिंदी भाषी राज्यों का, इसने ही दक्षिण भारतीय राज्यों को या नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनको इतने समय तक रोके रखा। लेकिन संवैधानिक तौर पर तो नहीं, लेकिन फिर भी आज हिंदी ने अघोषित रूप से या अनाधिकारिक रूप से राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ये हमारे संपर्क की प्रमुख भाषा बन गई है। धन्यवाद।